अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो अगली चीज है स्टैंडर्ड में वो है कंटिंजेंट लायबिलिटीज। सर, व्हाट आर कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम प्रोविजंस? सर, पहले तो ये समझ लें, कंटिंजेंट लायबिलिटी एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन होती है आपके पास। क्या होती है? एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट and whose existence will be confirmed on the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events, not wholly the control of the enterprise. सर, आसान अल्फाज में बात करते हैं। चांसेस आर लेस देन 50%। एक ऐसी अकरेंस, एक ऐसी लाइबिलिटी जिसके चांसेस 50% से कम हो, उसे कंटेंजेंट लाइबिलिटी कहा जाता है। देखो, जरूरी नहीं है कि 50% से कम है तो ये लाइबिलिटी हमारे पास आ नहीं सकती, आ सकती है। देयर इज अ रीजन कि हम इसे भी अपने पास डिस्क्लोज करते हैं। क्या इसकी ट्रीटमेंट होगी उस पर अलग से बात कर लेंगे, लेकिन टेंशन की जरूरत नहीं है, इतना मुश्किल नहीं होता ये। अब पहली चीज जो इसमें आती है वो है अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइज फ्रॉम द पास्ट इवेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब इसमें है क्या? वर्ड है पॉसिबल, फोकस ऑन दिस। पहले जब प्रोविजन की हम बात कर रहे थे तो वो क्या था? प्रोबेबल। इफ देयर इज वर्चुअल सर्टेन लाइबिलिटी, तो फिर तो वो लाइबिलिटी है ना, उस लाइबिलिटी रिकॉर्ड करो। बट अगर वो प्रोबेबल है, उसके चांसेस ऑफ अकरेंस आर प्रोबेबल, तो वो प्रोविजन बनेगा। अगर उसके चांसेस ऑफ अकरेंस पॉसिबल या रिमोट है तो वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी होती है। और कंटिंजेंट लाइबिलिटी में हम हमेशा कंटिंजेंट लाइबिलिटी में हम हमेशा अपने पास उसे डिस्क्लोज कर देते हैं। कहां पर? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कि हाँ भाई सही है, चांसेस रिमोट है मेरे पास या पॉसिबल चांसेस हैं, तो हम डिस्क्लोजर बना देते हैं। डिस्क्लोजर कैसे बनता है सर? ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, estimate of the financial effect, indication of the uncertainties that exist, the possibility of any reimbursement। ये चार चीजों का हमें डिस्क्लोजर दिखाना होता है। पहली चीज, ये लाइबिलिटी किस नेचर की है, क्या इम्पैक्ट आएगा इसका, फाइनेंशियली क्या इम्पैक्ट आएगा वो बताना है। एग्जिस्टेंस की सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी क्या है ये बता दो। और अगर उसके अगेंस्ट कोई पॉसिबल रीइंबर्समेंट है तो वो बता दो। बस दैट्स द कंटेंजेंट लाइबिलिटीज। इससे ज्यादा इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। अगली चीज है सर हमारे पास कंटेंजेंट एसेट्स। कंटेंजेंट एसेट्स अगेन एक ऐसा एसेट जिसके चांसेस ऑफ अकरेंस आर लाइक पॉसिबल, प्रोबेबल या रिमोट। एक ऐसा एसेट जिसके चांसेस ऑफ अकरेंस आपके पास प्रोबेबल, पॉसिबल या रिमोट हो, उसे आप कहते हैं कंटिंजेंट एसेट। अब देखो यहां पर स्टैंडर्ड के अंदर अगर आप देखो तो आपको थोड़ी सी पार्शियलिटी नजर आएगी। इस तरीके से सर, लाइबिलिटी के चांसेस जब प्रोबेबल थे तो हमने प्रोविजन बना दिया। अगर एसेट के चांसेस प्रोबेबल है तो हम प्रोविजन क्यों नहीं बना रहे? सर, प्रोविजन कभी भी एसेट का नहीं बनता, प्रोविजन हमेशा बनता है एक्सपेंस का। तुम दुनिया को क्या बताओगे? मुझे खतरा है कि मेरे पास एसेट आने वाला है। नहीं भाई, एसेट आता है तो खुशी होती है, लेकिन जब तक आ नहीं जाता तब तक बताते नहीं है। और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी यही कहते हैं कि जब तक एसेट आपका रियलाइज ना हो जाए उसे अपने पास रिकॉर्ड नहीं करो। तो हम क्या करते हैं? हम दुनिया को सिर्फ ये बताते हैं कि यार देखो, देयर इज अ वर्चुअली सर्टेन चांस कि मेरे पास ये चीज आ जाए। वर्चुअली सर्टेन है, प्रोबेबल भी नहीं बात कर रहा मैं, पॉसिबल भी बात नहीं कर रहा, रिमोट भी बात नहीं कर रहा, क्योंकि इन तीनों सूरतों में हम कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन वर्चुअल सर्टेन अगर होगा मेरे पास एसेट, तो मैं बता सकता हूं कि यार देखो, हो सकता है ये चीज आ जाए मेरे पास, हो सकता है ये चीज आ जाए मेरे पास। पढ़ लेते हैं। A contingent asset is a possible asset that arises from past event and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events, not wholly within the control of the enterprise। भाई ये चीज मेरे पास आ सकती है क्यों? क्योंकि सामने वाला बंदा शायद मुझे दे दे। मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं है तो मैं ऐसे एसेट क्यों रिकॉर्ड करूं? एसेट का तो मकसद ही है कि मेरे इख्तियार में, एक चीज मेरे इख्तियार में नहीं है तो उस एसेट कैसे रिकॉर्ड कर सकता हूं? Treatment of asset. A contingent asset may not be recognized only when realization is virtually certain. Recognition should take place. In that case, the asset does not remain a contingent asset. The receipt is virtually certain and the asset is not contingent and is recorded by debit asset receivable credit income। सर देखो, जब आप चीज बेचते थे, सेल्स करते थे,
तो आपके पास एक अदद रिसीवेबल जनरेट होता था, क्योंकि दैट वाज वर्चुअली सर्टेन कि यार पैसे मिलने हैं, चीज बेची है, पैसे मिलने चीज बेची है भाई। लेकिन एक डर भी होता था कि पैसे डूब सकते हैं, तो उसके अगेंस्ट हम एक प्रोविजन भी बनाते थे। देयर आर प्रोबेबिलिटीज दैट माई रिसीवेबल कैन बिकम अ बैड डेट, तो मैं प्रोविजन बना दिया करता था। लेकिन जब मुझे वर्चुअली सर्टेन था कि यार पैसे मिलने, तो उसे कम से कम मैं एक रिसीवेबल तो रिकॉर्ड करता था। यहां पर भी ऐसे ही होगा। तो हम एंट्री कैसे बनाते हैं सर? डेबिट एसेट, क्रेडिट इनकम। द रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर ओनली व्हेन प्रोबेबल इज। अगर आपके पास एसेट प्रोबेबल है तो आप क्या करोगे? ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, एस्टिमेट ऑफ इट्स फाइनेंशियल इफेक्ट। आप सिर्फ डिस्क्लोज कर दोगे कि हाँ यार हो सकता है ये पैसे आ जाएं, कैसे पैसे हैं, क्या एसेट है, ये बता दोगे नेचर के एसेट का, और उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या है, कितना अमाउंट है, क्या नहीं है, ये सब बता दोगे। परमिशन फॉर नॉन डिस्क्लोजर, आखिरी चीज है यहाँ पे सर। IS 37 permits non-disclosure provision contingent asset and contingent liabilities if disclosure would be expected to seriously prejudice the position of the enterprise in dispute with other parties। भाई वो आपको कहता है कि अगर आपको कहीं ये खदशा आ रहा है ना कि मैं ये डिस्क्लोज कर दूंगा तो मेरे लिए मसला बन जाएगा, तो आपको अलाउड है, आप ना डिस्क्लोज करो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को बताते हो कि यार पैसे आने वाले हैं, गांव बसान लुटेरे पहले आ जाएंगे, तो भाई अगर आपको डर है कि लुटेरे आ जाएंगे तो बताओ नहीं कि गांव बसने वाले हैं। सिंपल। Accounting for provisions. A provision is reported as liability in the statement of financial position. It is created by expense category debit, provision for expense credit. When a provision is used for purpose, it was created, it the correct entry is provision को हम फिर डेबिट कर देंगे और उसके अगेंस्ट कैश या बैंक को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। देखो होता क्या है, मैंने एक प्रोविजन बना ली कि ये खर्चा आ सकता है, खर्चा रिकॉर्ड करके उसके अगेंस्ट एक प्रोविजन बना लिया, बिकॉज इट वाज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग एंड अमाउंट, तो मैंने उसे क्रेडिट कर दिया। अब जब वो लायबिलिटी मेरे ऊपर आ गई, मैं उसे पे ऑफ करूंगा, तो सर मैं प्रोविजन को डेबिट करके कैश बैंक को क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। इफ अ प्रोविजन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एट सब्सिक्वेंट पीरियड एंड आफ्टर इट्स क्रिएशन, ओनली द मूवमेंट इन प्रोविजन शुड बी रिकॉर्डेड। अगेन इंक्रीज इन प्रोविजन हम कैसे बनाते हैं सर? एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। डिक्रीज इन प्रोविजन हम कैसे बनाते हैं सर? प्रोविजन डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट। यार ये एंट्रीज कुछ नई नहीं है, ये ऑलरेडी ये सारी एंट्रीज आप पढ़ चुके हो बैड एंड डाउटफुल डेट में। तो ये छोटा सा एक स्टैंडर्ड है, बहुत मासूम सा प्यारा सा स्टैंडर्ड है, इतना मुश्किल नहीं है। इसके ऊपर आप अपने सवालात बहुत इजीली कर सकते हो। फिर भी अगर आप लोगों को कोई मसला होता है तो यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। दिस इज माई कॉन्टेक्ट नंबर। यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। दिस इज फहद अमीन साइनिंग ऑफ। अगर आप लोग का कोई मसला होता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नए लेक्चर में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।